हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो लेक्चर में आज हम सभी जो है आइसो क्वेंट कर्व्स के बारे में पढ़ेंगे। तो बेसिकली आइसो क्वेंट कर्व, आइसो कॉस्ट लाइन और इसके बाद किस तरीके से इक्विलिब्रियम होता है वो सभी जो है हम जानेंगे इस वीडियो लेक्चर में। तो स्टूडेंट्स, हम इक्वल आइसो क्वेंट कर्व को जो है इक्वल प्रोडक्ट कर्व भी कहते हैं। देखिए क्यों कहते हैं, आपने आईसी कर्व पढ़ा हुआ है, इंडिफरेंस कर्व। अब ये जो इंडिफरेंस कर्व होता है वहां पर हम किसी भी दो गुड्स के सेटिस्फेक्शन लेवल को शो करते हैं और उनकी क्वांटिटीज को बेसिकली शो किया जाता है। तो उन दोनों क्वांटिटी, दोनों गुड्स की जो क्वांटिटी होती है वहां से हमको हर बंडल पर, हम दो गुड्स का एक बंडल बनाते हैं, उसको हर बंडल पर मुझे सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा होता है। उसी तरीके से सेम जब मैं दो इनपुट्स लूं, लाइक मैं कोई से भी दो इनपुट ले सकता हूं, मैंने ले लिया लेबर और कैपिटल, लेबर और कैपिटल। अब इन लेबर और कैपिटल का एक ऐसा मैं बंडल बनाऊं, दोनों का कॉम्बिनेशन बनाऊं और दोनों के कॉम्बिनेशन पर मुझे हमेशा सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिले। यानी कि अगर मैं चाहता हूं कि मैं 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट इस पेन के बना लूं, तो इस पेन के 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्ट बनाने के लिए मुझे कुछ यूनिट लेबर और कुछ यूनिट कैपिटल की लगानी पड़ेगी। अब दोनों की कैपिटल में, मतलब कैपिटल की यूनिट और लेबर की यूनिट में मैं चेंज करते जा रहा हूं, बट हर चेंज कॉम्बिनेशन पर मुझे सेम लेवल ऑफ 100 यूनिट प्रोडक्ट मिल रहा है, किसका, स्पैन का प्रोडक्शन। तो उसे आप क्या पाएंगे, ऐसे क्या कहेंगे, आप इक्वल प्रोडक्ट कर्व कहेंगे, उसे हम आइसोक्वेंट कर्व कहेंगे। ठीक है, तो आइसोक्वेंट्स किस तरीके से बनाए जाएंगे उस चीज को हम समझते हैं। देखिए इसको मैं एक एग्जांपल की हेल्प से आप सभी को समझाना चाहूंगा। लाइक मैं कहता हूं कि एक पेन बनाने के लिए हमको जो है एक लेबर की रिक्वायरमेंट होती है और हमने एक मशीन लगाई हुई है। अगर मैं 100 यूनिट बनाना चाहता हूं तो मैंने जो है 10 लेबर और 10 कैपिटल और 5 कैपिटल की यूनिट या मशीन की यूनिट ले ली है। अब मैंने 100 यूनिट ऑफ पेन दिस बनाए हैं। अब इसके बाद अगर मैं और इसकी पेन की यूनिट 100 ही रखना चाहता हूं, बट मैं लेबर्स के नंबर बढ़ाते जाऊं, तो मैं कैपिटल के नंबर क्या करते जाऊंगा, कम करते जाऊंगा। सिंपल सा मतलब है, बिकॉज जब लेबर के नंबर हम बढ़ाएंगे तो हमें कम मशीन्स की रिक्वायरमेंट होगी, हम लेबर से ज्यादा बनवा रहे हैं, या फिर हम लेबर को कम करके जो है मशीन्स की क्वांटिटीज को बढ़ा देते हैं। ऐसा करा जा सकता है। यानी कि स्टार्टिंग लेवल पर मैं एक मशीन लगा रहा हूं और 10 मैं लेबर लगा रहा हूं, तो मेरे पास कुछ यूनिट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि 100 यूनिट ऑफ दिस पेन का प्रोडक्ट निकल के आ रहा है। बट अगर मैं 2 मशीन लगाऊं और 8 लेबर लगाऊं, तो भी मेरे पास क्या आएगा, सेम 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। तो आप समझ रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन पर भी सेम इक्वल प्रोडक्शन निकल के आए जितना पहले उस वाले बंडल से आ रहा था। लाइक मैं एक टेबल की हेल्प से आपको समझा देता हूं। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि एक पेज हम इंसर्ट करते हैं कि हमारे पास जो है लेबर की यूनिट्स दी हुई हैं और कैपिटल की यूनिट्स दी हुई हैं। तो मैं कैपिटल की यूनिट्स पहले लिख रहा हूं और लेबर की यूनिट्स, कैपिटल की 1, 2, 3 और 4 यूनिट्स, लेबर की मैंने 10, 7, 5 और 4 यूनिट ले ली। अब देखिए जब मैं पहला बंडल लेता हूं यहाँ पर यानी कि ये सेम 1 यूनिट ऑफ कैपिटल और 10 यूनिट ऑफ लेबर, तो मेरे पास जो प्रोडक्शन आता है, जो प्रोडक्शन निकल कर आता है वो आता है 100 यूनिट्स का। सपोज दैट मान लेते हैं अभी 100 यूनिट्स। अब जब मैं इसका सेकंड कॉम्बिनेशन लेता हूं जहां पर मैं 2 यूनिट ऑफ कैपिटल यानी कि 2 यूनिट ऑफ मशीन और 7 यूनिट ऑफ लेबर ले रहा हूं। अब देखिए जब आप 2 मशीन की यूनिट ले रहे हैं और एक लेबर की यूनिट आप कम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज जो लेबर, एक लेबर का काम या 3 लेबर का काम एक मशीन के इक्वल किया जा सकता है। तो एक मशीन कर रही है तो भी प्रोडक्शन जो है आपके पास सेम निकल कर आ रहा है। और अगर आप 3 मशीन और 5 लेबर लगाते हैं तो भी आपके पास 100 यूनिट्स का प्रोडक्शन निकल कर आता है। और अगर आप 4 लेबर और 4 मशीन लगाते हैं तो भी आपके पास सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आता है। तो इन कॉम्बिनेशन को आप कहेंगे आइसोक्वेंट कॉम्बिनेशन या इक्वल प्रोडक्ट कॉम्बिनेशन, जहां पर आपके पास सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन निकल कर आ रहा है। आईसी कर्व में क्या आता था, सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो उसी तरीके से आप इसको रिलेट करके समझ सकते हैं। ठीक है, क्लियर है, आपको समझ में आया होगा अच्छे तरीके से। तो आइसोक्वेंट कर्व के बारे में हमने जो है इसको स्टडी किया कि किस तरीके से जो है आपके आइसोक्वेंट कर्व्स होते हैं। अब आइसोक्वेंट कर्व्स की कुछ प्रॉपर्टीज हैं। प्रॉपर्टीज इसी तरीके की हैं जैसे आपने पढ़ा होगा यहाँ पर प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट कर्व। तो सबसे पहले मैंने ये ना इन सबसे आइसोक्वेंट कर्व आपको ड्रॉ करके दिखा देता हूँ। लाइक मैंने कहा कि यहाँ पर हमने लेबर की यूनिट को दिखाया हुआ है और कैपिटल की यूनिट। तो यहाँ मैं कैपिटल की यूनिट को दिखा रहा हूँ के से, और यहाँ मैं लेबर की यूनिट को दिखा रहा हूँ। तो ये आपके पास यहाँ पर ये एक आइसो कर्व शो हो रहा है, आइसो कर्व। ठीक है, आईएसओ मैंने लिख दिया, कई बार इसे आई से भी नोट किया जाता है। तो यहाँ पर पहला आपके पास बंडल निकल कर आएगा, फिर सेकंड बंडल, थर्ड बंडल और फोर्थ बंडल।
1 2 3 यूनिट ऑफ कैपिटल, लेबर की 10 7 5 और 4 यूनिट ऑफ लेबर। तो यहाँ पर ये डिफरेंट कॉम्बिनेशन लाइक ए बी सी और डी, ये 4 कॉम्बिनेशन यहाँ पर जो है वो क्या हो रहे हैं, शो हो रहे हैं। ठीक है, ओ सॉरी मैं अभी, ठीक है, ये 4 कॉम्बिनेशन आपके पास यहाँ पर क्या हो रहे हैं दोस्तों, शो हो रहे हैं। ठीक है, तो ये आपका आइसोक्वेंट कर्व जो है यहाँ तक बन जाएगा। तो यहाँ पर आप इसकी डेफिनेशन पढ़ सकते हैं, देखिए, इक्वल प्रोडक्ट कर्व सिमिलर टू द इंडिफरेंस कर्व ऑफ द थ्योरी ऑफ कंज्यूमर्स बिहेवियर and equal product curves represent all those inputs combinations which are incapable of producing same level of output। देखिए सेम लेवल ऑफ आउटपुट की यहाँ पर बात कर रही है किसी भी दो इनपुट से, मतलब जितने भी इनपुट्स हैं। These equal product runs as are curves और ये कर्व्स लिखा आर आल्सो नोन एज आइसोक्वेंट्स एंड आइसोप्रोडक्ट कर्व्स। ठीक है, आइसोप्रोडक्ट कर्व या आइसोक्वेंट्स कर्व्स आप कहते हैं, याद रखेंगे आप सभी। प्रॉपर्टीज ऑफ आइसोक्वेंट्स कर्व, जो कि प्रॉपर्टीज आईसी कर्व की होती थी वही सेम प्रॉपर्टीज आपके पास आइसोक्वेंट कर्व्स की होती हैं। पहली, आपके पास आइसोक्वेंट्स आर नेगेटिवली स्लोप्ड, अभी हमने देखिए कर्व बना के बताया, ये आपके पास नेगेटिवली स्लोप्ड था नीचे की ओर। ठीक है, यहाँ पर आपके पास जब आप किसी एक यूनिट को गेन करते हैं तो दूसरी यूनिट को आपको लूज करना पड़ता है, यानी कि अगर आप कैपिटल की यूनिट्स को इंक्रीज करना चाहते हैं तो आपको लेबर्स की यूनिट को डिक्रीज करना पड़ेगा। ठीक है, बिकॉज इसलिए ऐसा माना जाता है क्योंकि जो प्रोड्यूसर है उसके पास सेम लेवल ऑफ जो है यहाँ पर मतलब एक तरीके से कांस्टेंट उसके पास बजट है प्रोडक्शन करने का। तो अगर कांस्टेंट बजट है तो अगर वो निकालना चाहता है क्या कहते हैं कैपिटल की यूनिट को बढ़ाना चाहता है तो लेबर को उसे कम करना पड़ेगा, बिकॉज वो दोनों पर ज़्यादा खर्चा नहीं कर सकता। एंड आइसोक्वेंट्स कर्व्स लाइंग अबव द राइट टू अनदर रिप्रेजेंट द हायर आउटपुट, यानी कि अगर आपके पास मैं कुछ इस तरीके से आइसोक्वेंट्स कर्व्स ड्रॉ करता हूं, लाइक मैंने कहा एक आइसोक्वेंट कर्व, दो आइसोक्वेंट कर्व, तीसरा आइसोक्वेंट कर्व सेम आईसी कर्व की तरह, यानी कि जो आइसो 1 होगा आपके पास वो कम शो करेगा आउटपुट के लेवल को आईसी 2 के अकॉर्डिंग, और आइसो 2 कम शो करेगा आइसो 3 के अकॉर्डिंग। तो आइसो 3 में सबसे ज्यादा मैक्सिमम आउटपुट यहां पर मिल रहा है, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट, मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट आपको मिल रहा है आइसो 3 कर्व में, बिकॉज यहाँ पर हम ज़्यादा यूनिट ऑफ बोथ क्वांटिटीज़ यानी कि जो भी इनपुट्स हैं आपके पास उन इनपुट्स की ज़्यादा क्वांटिटी आप यहाँ पर ले रहे हैं किसके कंपैरिजन में, यहाँ पर ये आपके पास जो दिए हुए हैं आइसो 2 और आइसो 3, आइसो 1 और आइसो 2 के कंपैरिजन में ज़्यादा यूनिट्स यहाँ पर आपको इनपुट्स की मिल रही हैं उतने ही सेम बजट में, जिसकी वजह से आप ज़्यादा प्रोडक्शन के बारे में बात कर पा रहे हैं। एंड नो टू आइसोक्वेंट कर्व्स कैन इंटरसेक्ट टू ईच अदर। अब देखिए दो आइसोक्वेंट कर्व्स एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकते, बिकॉज अगर दो आइसोक्वेंट एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो ये एक क्या कहते हैं जो हमारी अजम्पशन है उसको वायलेट करेंगे। जैसे कि मैंने अपने इंडिफरेंस कर्व में पढ़ा होगा कि अगर एक आइसो कर्व पर जितने भी पॉइंट्स होते हैं वो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन शो करते हैं, तो अगर हम इस तरीके से इसको कट कर देंगे तो इस एक पॉइंट ऐसा आएगा जहां पर दोनों आइसोक्वेंट पर सेम लेवल ऑफ आउटपुट मिल रहा होगा, सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन मिल रहा होगा, बट ऐसा कभी भी नहीं होता। इस वजह से दो आइसोक्वेंट का एक दूसरे को कभी टच नहीं करेंगे, इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। नो आइसोक्वेंट कैन टच आइदर एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस। देखिए अगर मैं आपसे कहता हूं कि आइसोक्वेंट कर्व इस तरीके से टच कर जाएं, तो टच कब करेंगे, जब मान लेते हैं हम कैपिटल की 0 यूनिट और लेबर कैपिटल की जो है 0 यूनिट यूज़ कर रहे हैं यहाँ पर, और लेबर की यहाँ पर 0 यूनिट यूज़ कर रहे हैं। बिकॉज देखिए ये आपके पास कौन सी एक्सेस है, ये आपके पास एक्स एक्सेस है जहाँ पर आपने कैपिटल को दिखाया हुआ है, यहाँ पर लेबर को दिखाया हुआ है। तो इस पॉइंट पर लेबर आपके पास 0 है और कैपिटल की सेज दैट अपने 4 यूनिट लगाई हुई है, और इस पॉइंट पर आपके पास लेबर की यूनिट क्या है, ज़्यादा लगाई हुई हैं और कैपिटल की यूनिट 0 लगाई हैं। और हमारी ये अजम्पशन है कि हम कभी भी किसी भी एक वेरिएबल से प्रोडक्शन नहीं कर सकते। जैसे मैं आपसे कहूं कि आप फिक्स्ड जो फैक्टर हैं उनकी हेल्प से ही क्या प्रोडक्शन कर लोगे, नहीं, आपको फिक्स्ड प्लस वेरिएबल दोनों फैक्टर्स चाहिए होंगे प्रोडक्शन करने के लिए। तो हमें लेबर भी चाहिए, हमें कैपिटल भी चाहिए, हम दोनों के बिना प्रोडक्शन नहीं कर सकते, यानी कि दोनों साथ में हमें चाहिए। तो क्या कभी भी हम किसी की 0 यूनिट ले पाएंगे, इस तरीके से नहीं ले सकते। तो अगर हम किसी की 0 यूनिट नहीं ले सकते तो ये दोनों कर्व मतलब ये जो आइसोक्वेंट कर्व है वो कभी भी एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को टच नहीं कर सकते। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक समझ में आया होगा। आइसोक्वेंट कर्व्स कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। अब ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन क्यों होते हैं, उसका क्या रीज़न है, इसको हम अभी समझेंगे।
पहले हम समझते हैं MRTS को, यानी कि मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन। अब देखिए क्या होता है, जब आप किसी एक गुड्स को सब्स्टिट्यूट करते हैं, यानी एक इनपुट को सब्स्टिट्यूट करते हैं दूसरे इनपुट में, जैसे हमने अभी कैपिटल को क्या करा, इंक्रीज करा लेबर के सब्स्टिट्यूशन में, यानी कि लेबर को सब्स्टिट्यूट किया गया किससे, कैपिटल से। यानी कि अगर आप कैपिटल को इंक्रीज करते जाते हैं तो आपको वो रेट एक मिलता है जहां पर आप देखते हैं कि आपने टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस किया है। बिकॉज जब आप लेबर की ज्यादा यूनिट और कैपिटल की कम यूनिट, यानी मशीन की कम यूनिट आप ले रहे हैं, तो आप टेक्नोलॉजी में थोड़ा पीछे हैं। बट अब अगर आप कैपिटल को इंप्रूव करते हैं, यानी मशीन्स को बढ़ाते हैं और लेबर्स को कम करते हैं, तो टेक्निकल प्रोग्रेशन हुआ है, यानी कि हम टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े हैं। इस वजह से यहां पर हम इसे कह रहे हैं मार्जिनल रेट ऑफ टेक्निकल सब्स्टिट्यूशन, यानी कि प्रिंसिपल ऑफ मार्जिनल और द technical substitution is based on the production function of two inputs can be substituted in variable proportion in such a way as production constant level of output। और यहाँ पर आपको constant level output तो constant level मिल रहा है, बट आपको इनको जो चेंज कर सकते हैं आप वेरिएबल प्रोपोर्शंस में कर सकते हैं। मतलब अगर आपने 1 यूनिट ऑफ लेबर लिया तो आप 1 यूनिट ऑफ कैपिटल बढ़ाने के लिए आपने 3 यूनिट लेबर बढ़ा दिया, कभी 2 यूनिट बढ़ा दिया, कभी 4 बढ़ा दिया, तो प्रोपोर्शन अलग हो सकता है, बट प्रोडक्शन जो है आपके पास कांस्टेंट आउटपुट आपको मिलेगा। क्लियर है? तो यहां पर आप MRTS XY को यहां पर लेंगे तो X का मतलब है गेन और Y का मतलब है यहां पर लॉस, तो आपके पास ये फॉर्मूला बन जाता है लॉस बाय गेन। सेम आपके पास IS कर्व की तरह वहां पर MRS होता था, और नेगेटिव साइन बिकॉज इसलिए आ रहा है क्योंकि हम एक को कम कर रहे हैं और नेगेटिवली स्लोप्ड वहां पर आपको देखने को मिल रहा है। क्लियर है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन यही करता है। और मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन देखिए, अभी मैंने पीछे आइसोक्वेंट कर्व बनाया था, यहां पर अगर आप मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन निकालें, ये आपके पास लॉस है और ये आपके पास गेन है। ठीक है, आपने मशीन को बढ़ाया ना 1 से 2, तो ये आपके पास गेन हो गया और ये आपके पास लॉस हो गया। ठीक है, तो अगर आप इस पॉइंट पे MRTS निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे बताइए? लॉस अपॉन में गेन, तो लॉस 3 यूनिट का, गेन 1 यूनिट का, तो 3 आया। इसके बाद ये लॉस है और ये गेन है, अगेन आपके पास MRTS, लॉस हुआ 2 यूनिट का, गेन हुआ 1 यूनिट का, तो 2 आएगा। और अगर आप C से D पॉइंट पर जाएंगे तो ये लॉस होगा, ये गेन होगा, तो 1 यूनिट का लॉस 1 यूनिट का गेन, तो आपके पास 1 आएगा। मीन्स आपके पास MRTS, सॉरी दोस्तों T पहले लगाना है मुझे, MRTS जो है 1 2 3 2 और 1 आ रहा है, यानी कि डिक्रीजिंग फॉर्म में आ रहा है। तो जब भी आपके पास MRTS डिक्रीजिंग फॉर्म में आता है तो आप कहते हैं कि आपके पास जो आइसोक्वेंट कर्व है इट इज अ कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। मैंने कॉन्केव कॉन्वेक्स स्लोप किस तरीके से होते हैं वो प्रीवियस लेक्चर्स में आप सभी को बताया हुआ है, तो यहाँ पर रिपीट करके नहीं बता रहा हूँ, आपको समझ में आ गया होगा होपफुली। ठीक है, तो यहाँ पर ये आइसोक्वेंट कर्व जो है कॉन्वेक्स हो जाएगा टू दी ओरिजिन, इस वजह से इसकी एक प्रॉपर्टी है कि कॉन्वेक्स होता है आइसोक्वेंट कर्व टू दी ओरिजिन। वो किसके वजह से होता है? MRTS से होता है। ठीक है, MRTS डिक्रीजिंग होती है इस वजह से। अब हम बात करते हैं मार्जिनल फैक्टर ऑफ द मार्जिनल प्रोडक्ट्स ऑफ द फैक्टर। अब देखिए, मैं कहता हूं कि हम किसी लेबर या किसी एक कोई भी इनपुट ले लीजिए, लेबर ले लीजिए, कैपिटल ले लीजिए, तो जब आप लेबर को इंक्रीज करते हैं तो एक यूनिट, एक एडिशनल यूनिट लेबर की लगाने पर आपके पास कुछ मार्जिनल प्रोडक्ट मिलता है। लाइक मैं कहता हूं कि एक लेबर लगाने पर 10 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्शन हो रहा है, 2 यूनिट लगाने पर 20, 3 यूनिट लगाने पर 30, तो आप यहां पर कहेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, यानी कि एक लेबर की यूनिट बढ़ा रहे हैं ना आप, ये सभी लेबर की यूनिट बढ़ा रहे हैं, तो एक यूनिट ऑफ लेबर बढ़ाने पर 10 यूनिट्स प्रोडक्शन जो है वो इंक्रीज हो रहा है, तो आप कहेंगे MPL यानी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर जो है 10 यूनिट्स आ रही है, वो कांस्टेंट है, हमेशा 10 आ रही है। बट अगर डिक्रीजिंग फॉर्म में हो तो आप कहेंगे डिक्रीजिंग है, और अगर आप इंक्रीजिंग फॉर्म में कहेंगे तो ये इंक्रीजिंग होगी। मींस एक लेबर लगाने पर ज्यादा एडिशनल प्रोडक्शन होगा तो इंक्रीजिंग, कम एडिशनल प्रोडक्शन होगा तो डिक्रीजिंग, सेम प्रोडक्शन होगा तो कांस्टेंट। ठीक है, तो यहां पर आप MPL जब निकालेंगे तो आप यहां पर देख रहे होंगे डेल्टा Q। अब ये जो DQ है ये बेसिकली डिफरेंशिएशन किया गया है आउटपुट का विद रिस्पेक्ट टू L, यानी कि लेबर की क्वांटिटीज से। तो MPL आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर, MP के आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल,
फॉर्मूला सेम रहेगा, बस नीचे चेंज हो जाएगा। अगर आप एमपी मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल की जगह मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ मशीन निकालना चाहते हो, मशीन रख दीजिए, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको जो है वो क्या कर सकते हैं, कैलकुलेट कर सकते हैं। जब मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर इज डिफाइंड एज अ चेंज इन द आउटपुट रिजल्टिंग अ वेरी स्मॉल चेंज इन द फैक्टर, फैक्टर के चेंज होने पर जो आउटपुट में चेंज हो रहा है, कीप्स ऑल द फैक्टर कांस्टेंट, और सभी फैक्टर्स कांस्टेंट माने जाते हैं। मैथमेटिकल टर्म में आपने इसको तरीके से लिखा हुआ है। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपको सभी को समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं रिजिड लाइंस की। अब ये रिजिड लाइंस क्या है? तो एक ऐसा लोकस पॉइंट जहां आइसोक्वेंट में, जहां पर आपके पास मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल 0 हो और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ लेबर भी 0 हो। मींस अगर मैं बात करता हूं कि मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ फैक्टर्स आर 0 एट द रिजिड लाइन, द अपर रिजिड लाइन इंप्लाइज दैट, देखिए जैसे कि सपोज दैट मैंने ये लिया यहाँ पर ये वाला, और यहाँ कैपिटल लिया और यहाँ पर लेबर लिया, तो इस पॉइंट पर आपके पास जो एमपीके होगा वो क्या होगा, 0 होगा, और इस रिजिड लाइन पर एमपीएल जो होगा, यानी कि इस पॉइंट पर एमपीएल क्या होगा, आपके पास 0 होगा, बिकॉज मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर यहाँ पर 0 आ रही है, यहाँ पर कैपिटल इंक्रीज हो रही है बट लेबर 0 यूनिट आ रही है, और यहाँ पर आपके पास कैपिटल की 0 यूनिट है और लेबर की यूनिट ज्यादा है, तो आप कहेंगे मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ कैपिटल क्या है, 0 है अपर वाले पार्ट में। टेक्निकली एफिशिएंट इनसाइड द रिजिड लाइंस, आउटसाइड द लाइंस द मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ द फैक्टर आर नेगेटिव। अगर आउटसाइड आप जाते हैं तो नेगेटिव में आ जाएगा, और पॉजिटिव में यहाँ पर प्रोड्यूस आपके पास हो रहे हैं inefficient, and they are required more quantity of the factors of the level of output. Such inefficient methods are considered by the theory of production since they implies irrational behavior, यानी कि फर्म का जो है एक इरेशनल, एक असमझदारी वाला बिहेवियर जो है आपको समझ में आएगा अगर नेगेटिव प्रोडक्शन आपके पास हो रहा है तो। लाइक आप इस तरीके से देखिए, इस रिजिड लाइंस को देख सकते हैं। अपर रिजिड लाइंस में आप देखेंगे कि मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल 0 है, और लोअर में आपके पास जो है, लोअर में मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर 0 है। तो यहाँ पर आपके पास ये जो कर्व है, ये जो आइसोक्वेंट्स कर्व्स आपको शो हो रहे हैं, इन रिजिड लाइंस पर आपके पास लेबर और कैपिटल से दिखाया हुआ है। तो ऊपर वाली लाइन आपको दिख ही रही है, लेबर्स का कैपिटल का ज़्यादा यूज़ किया गया है, और इस वाले में लेबर का ज़्यादा यूज़ किया गया है। तो अगर आप जितना ऊपर जाते जाएंगे उतना ज़्यादा आपके पास जो है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी बढ़ते जाएगी। क्लियर है सिंपल स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, ये सभी मैंने पढ़ाया हुआ है आप सभी को, ठीक है, और ये भी मैंने आपको बता दिया था स्टेजेस, ठीक है। अब हम चलते हैं आइसो कॉस्ट लाइन पर। आइसो कॉस्ट लाइन जैसे बजट लाइन होती थी आपके पास, वैसे ही सेम यहाँ पर होती है। आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो 2 इनपुट्स के ऐसे कॉम्बिनेशंस को शो करेगी जहां पर जो प्रोड्यूसर्स है, दोनों इनपुट्स के जो गिवन प्राइसेस हैं और जो उसका बजट है या जो कैपिटल उसने इन्वेस्ट की हुई है उस प्रोडक्शन को करने के लिए, उसके कॉम्बिनेशंस को शो करता है। लाइक मैं कहता हूं कि मैं 1 यूनिट ऑफ कैपिटल और 10 यूनिट ऑफ लेबर लगा रहा हूं, 2 यूनिट ऑफ कैपिटल एंड 7 यूनिट ऑफ लेबर लगा रहा हूं। तो ये जो है आपके डिपेंड कर रहा है कि आपके पास कितना बजट है, आपके पास प्राइजेस क्या हैं दोनों इनपुट्स के। अब ये प्राइजेस के बेस पर हम कॉस्ट शो करेंगे, यानी कि आपके पास अगर इसका 1 यूनिट का प्राइस ऑफ कैपिटल वो 100 रुपए है, प्लस आपके पास 10 यूनिट ऑफ लेबर आप लगा रहे हैं और दोनों का प्राइस जो है 50 रुपए है सपोज दैट, तो हमारे पास जो टोटल बजट निकल के आएगा वो 600 रुपए निकल कर आ रहा है। तो आप कहेंगे कि 600 रुपये आपके पास टोटल कॉस्ट आ रही है इतने लेबर इतने का यूज करने पर। अगर हम 2 यूनिट ऑफ मशीन या कैपिटल यूज करते हैं, उसका प्राइस 100 रुपये का है, प्लस आपके पास अब हम जो है 10 यूनिट ऑफ लेबर की जगह 7 यूनिट ऑफ लेबर यूज कर रहे हैं और उसका प्राइस 50 रुपये है, तो आपके पास 350 ये और 200 ये, मीन्स आपके पास 550। तो आप देख सकते हैं कॉस्ट कम हुई है जब हमने ज्यादा यूनिट ऑफ कैपिटल यूज किया है, बिकॉज टेक्निकल प्रोग्रेशन हुआ है। अब अगर मैं 3 यूनिट इंटू 100 इसे करता हूं, प्लस 5 यूनिट इंटू दिस इसे हम करते हैं, तो आप देखेंगे अगेन आपके पास ये जो है 550, यानी कॉस्ट जो है वो रिजिड हो चुकी, ठीक है, मतलब एक फिक्स लाइन पर है आपके पास। तो आइसो कॉस्ट लाइन इज द लोकस ऑफ ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ फैक्टर्स फर्म्स कैन प्रोड्यूस, ये फर्म्स लिखा हुआ है, फर्म्स कैन प्रोड्यूस विद द गिवन मॉनेटरी कॉस्ट outlay. There is a closely analogy between the consumer price line and the firm's cost line, मतलब बिल्कुल सेम ही है जैसे हमने बजट लाइन पढ़ी हुई थी उसी की तरह।
द स्लोप ऑफ द आइसोक्वेंट लाइन इज द रेशियो ऑफ द प्राइसेस, यानी कि प्राइसेस मतलब जैसे बजट लाइन में प्राइसेस ऑफ टू गुड्स हुआ करता था, वैसे ही यहाँ पर वेजेस और रेट ऑफ इंटरेस्ट यानी प्राइस ऑफ लेबर एंड प्राइस ऑफ कैपिटल के इक्वल जो है आपके पास यहाँ पर आइसो कॉस्ट लाइन का स्लोप होगा। क्लियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक आप सभी को समझ में आया होगा। अब जब आप कॉम्बिनेशंस बिठाते हैं, एक ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन लेना चाहते हैं कैपिटल का और लेबर का, और जहां पर आपको बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिल रहा हो, मैक्सिमम प्रोडक्शन मिल रहा हो एट अ मिनिमम कॉस्ट, तो वहां पर प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम पॉइंट आप निकालते हैं। लाइक पहला केस हम लेते हैं, मैक्सिमम आउटपुट सब्जेक्ट टू कॉस्ट कंस्ट्रेंट, फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट भी आप इसे कहते हैं, कॉस्ट कंस्ट्रेंट यानी कॉस्ट लाइन आप कह सकते हैं, आइसो कॉस्ट लाइन। द फर्म्स इक्विलिब्रियम इट्स मैक्सिमम इट्स आउटपुट गिवन अ टोटल कॉस्ट आउटले एंड द प्राइस ऑफ द फैक्टर्स W एंड R। ठीक है, इसके बेस पर हम करेंगे। देखिए डायग्राम के थ्रू मैं समझाता हूं आपको। तो आपके पास आपको पता है कि आपने आइसोक्वेंट कर्व्स में आपने शो किया हुआ है मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। अब मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर एंड मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल मैक्सिमम होनी चाहिए व्हेन आपके पास कॉस्ट ऑफ बोथ इनपुट्स क्या होनी चाहिए, लोएस्ट होनी चाहिए। यानी कि आप चाहते हैं कम कॉस्ट में ज्यादा प्रोडक्शन करना, मैक्सिमम आउटपुट पाना। तो हम x3, x2 और x1 ये आपके पास आइसोक्वेंट कर्व्स हैं और ए भी आपके पास एक आइसो कॉस्ट लाइन मैंने ली हुई है। तो आइसो कॉस्ट लाइन पर हमने प्राइजेस के हिसाब से शो किए हुए हैं कि कितनी कितनी क्वांटिटी हम दोनों इनपुट्स की यानी कि कैपिटल और लेबर की ले रहे हैं। अब अगर मैं कहता हूं कि आपके पास जो IC X1 कर्व है, आइसोक्वेंट कर्व 1, वहां पर कुछ प्रोडक्शन की यूनिट मिल रही है और अगर ये दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं, टच करते हैं, उस पॉइंट पर मैक्सिमम आउटपुट आपको मिलेगा, बेसिकली इक्विलिब्रियम होगा। तो आपके पास पहला पॉइंट यहां मिलते हैं ये दोनों पॉइंट, बट इन दोनों पॉइंट पर आपको मैक्सिमम आउटपुट नहीं मिल रहा होगा, बिकॉज मैक्सिमम आउटपुट तो आपको X3 पर मिलेगा, बट मिनिमम कॉस्ट के लिए आपको बजट लाइन भी जाना पड़ेगा ना। तो एक ऑप्टिमम लेवल फाइंड आउट करने के लिए बजट लाइन मतलब बजट कह रहा हूं मैं, कॉस्ट लाइन, आइसो कॉस्ट लाइन भी जो है वो क्या करनी चाहिए, कट करनी चाहिए। बट आइसो कॉस्ट लाइन जो है इसको कट नहीं कर रही है, तो X3 कर्व पर तो आप अपना मैक्सिमम आउटपुट लेवल नहीं ढूंढ सकते। तो आप जाते हैं X1 के ऊपर। तो X1 में आप देखते हैं कि क्या कहते हैं, कट तो कर रहा है यहाँ पर, बट आउटपुट का जो लेवल है वो कम है और आउटपुट X2 में ज्यादा है। X2 जो आपके पास आइसोक्वेंट कर्व है उसमें ज्यादा है। तो आप उस कर्व पर इस ई पॉइंट पर जाएंगे और आप देखेंगे यहाँ पर बजट जो क्या कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन है वो भी इसको इंटरसेक्ट कर रही है, टच कर रही है ई पॉइंट पर, और इस पॉइंट पर आपके पास कॉस्ट मिनिमम है व्हेन आउटपुट इज मैक्सिमम, बिकॉज जो आपके पास आइसोक्वेंट कर्व है किसी भी लाइन पे टच कर जाए आउटपुट तो मैक्सिमम होने वाला है, बट मिनिमम कॉस्ट कहां पर आने वाली है, वो इस बजट लाइन के इस पॉइंट पर आने वाली है, जहां पर आप कैपिटल की K2 यूनिट और L2 यूनिट जो है लेबर की यूज करेंगे, वहां पर आपको मिनिमम कैपिटल और मिनिमम लेबर की यूनिट जो है मिलने वाली है। यही जो है आपका ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन हो जाएगा, ऑप्टिमम कॉम्बिनेशन ऑफ इनपुट्स का, जहां पर आपको एक अच्छा कॉम्बिनेशन मिल रहा है मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ लोएस्ट कॉस्ट। ठीक है, क्लियर। अब आप इसको पढ़ लीजिए। इन द फिगर वी सी दैट द मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट द फर्म कैन प्रोड्यूस गिवन द कॉस्ट कंस्ट्रेंट x to define the tangency of the isocost line and the highest isoquant, the optimum combination of the factor of production is K2 and L2, the price is R, प्राइस R है लेबर का, एंड द हाईएस्ट लेवल ऑफ आपके पास आउटपुट ऑफ द राइट ई पॉइंट हमने लिया डिजायरेबल बट नॉट अटेनेबल ड्यू टू द कॉस्ट कंस्ट्रेंट अदर देन AB और बिलो इट और द आइसोक्वेस्ट लाइन X2। ठीक है, अगर आप इससे ऊपर जाते हैं तो भी आपके लिए बेकार है और लोअर्स जाते हैं तो और कम कॉस्ट हो जाएगा, प्रोडक्शन मिनिमम मिल रहा होगा। ठीक है, तो वही बात यहाँ पर बताई हुई है। एट द पॉइंट ऑफ टेंजेंसी E द स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन यानी कि W/R, ठीक है, W/R इज द इक्वल टू द आइसो स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट कर्व यानी कि MP, देखिए सिंपल मैं लिख देता हूँ, MPL अपॉन में MPK इक्वल्स टू W/R, इसकी वेज रेट और ये मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर वेजेस के इक्वल और मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल रेट ऑफ इंटरेस्ट के इक्वल। अब रेट ऑफ इंटरेस्ट ही क्यों कहा गया प्राइस ऑफ कैपिटल को, बिकॉज कैपिटल को बोरो करने के लिए कुछ इंटरेस्ट देना पड़ता है तो इंटरेस्ट उसका हो जाएगा। ठीक है, और आपके पास दिस इज द कंस्टिट्यूट द फर्स्ट कंडीशन ऑफ फॉर इक्विलिब्रियम, द सेकंड कंडीशन फॉर आइसोक्वेंट कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, और सेकंड कंडीशन है कि ये कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन होना चाहिए। तो आपके पास स्लोप ऑफ आइसोक्वेंट और स्लोप ऑफ आइसोकॉस्ट लाइन इक्वल है, ये रहा इक्वेशन। और फिर MPL का फॉर्मूला यहाँ पर लिखा हुआ है, MP का क्या वही फॉर्मूला लिखा हुआ है,
और बेसिकली इसको आप कहते हैं MRS, ये MRTS, तो आप इसको लिखेंगे W/R इक्वल्स टू MRTS/LK, यानी कि लेबर और कैपिटल का। ठीक है, लेबर को आप यहाँ गेन कर रहे हैं, कैपिटल को आप लॉस कर रहे हैं। एंड आइसो कॉस्ट मस्ट बी कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, अगर कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन है तभी होगा, कॉन्केव नहीं होगा। इसके पीछे रीजन जानना चाहेंगे। देखिए, अगर हम कैपिटल को बढ़ाते हैं या किसी भी यूनिट को बढ़ा रहे हैं तो दूसरी यूनिट को हम कम करेंगे। मीन्स क्या है, यानी कि जब आप उसे सेक्रीफाइस कर रहे होंगे दूसरे आउटपुट की यूनिट को, तो बेसिकली आपको एक पता है कि जब हम किसी भी आउटपुट को, मतलब किसी भी इनपुट्स को कम यूज कर रहे हैं तो वो ज्यादा आउटपुट दे रहा होता है। इस वजह से जो है आप उसको क्या करेंगे, कम मात्रा में सेक्रीफाइस करेंगे, बिकॉज अब वो ज्यादा यूज होने लग गया है, उसका एक तरीके से एफिशिएंटली अब यूज होगा, और जिसको हम ज्यादा यूज करेंगे उसमें अनएफिशिएंसी आना स्टार्ट होगी। इस वजह से उसके आउटपुट का लेवल कम होगा, इस वजह से उसे हम जो है छोड़ते जाएंगे और उसको गेन करते जाएंगे, और क्या कहते हैं, सेक्रीफाइस करते जाएंगे अगेन दूसरे वाले को, और इसको गेन करने के लिए उसको कम सेक्रीफाइस करेंगे। ठीक है, इस वजह से जो है आपके पास MRTS यानी कि कॉन्वेक्स टू दी ओरिजिन होता है आइसोक्वेस्ट कर्व। अब देखिए, ये वाला डायग्राम आपको और शो करेगा। जैसे सपोज दैट मैंने कहा कि E1 पॉइंट और E2 पॉइंट और ये पॉइंट, ठीक है। अब इन पॉइंट पे ये जो आपके पास आइसोक्वेंट कर्व X2 दिख रहा है वो टेंजेंसी शो कर रहा है, ठीक है, टेंजेंसी शो कर रहा है E1, E और E2 पॉइंट पर। अब यहाँ पर ये आइसोक्वेंट कर्व क्या है, कॉन्केव है टू दी ओरिजिन। अब ये कॉन्केव है तो यहाँ पर आपके पास आप देखेंगे प्रोडक्टिविटी, यानी कि इस पॉइंट पर प्रोडक्टिविटी आपको जो है ज्यादा मिल रही है ना, मिल रही होगी, मान के चलते हैं। बट ये इसको टच कर रहा है, टच करने का मतलब है कैपिटल की यूनिट यहाँ पर क्या यूज की जा रही है, 0, ठीक है, और लेबर की यूनिट यूज की जा रही है, और ऐसा कभी हो ही नहीं सकता, इसलिए यहां तो टच नहीं करेगा। और अगर यहां टच करता है मींस इस पॉइंट पर आपके पास आइसो कॉस्ट लाइन जो है वो ज्यादा शो है पहले वाले पॉइंट से, मींस बजट ज्यादा है, और आपके पास यहाँ पर ये टच कर रहा है, मींस लेबर की यूनिट तो आप ले रहे हैं, बट कैपिटल की यूनिट तो आप ले रहे हैं, बिकॉज यहाँ कैपिटल शो हुई है, बट लेबर की यूनिट आप यहाँ पर नहीं ले रहे हैं, लेबर की यूनिट 0 है, तो ऐसा भी नहीं हो सकता। तो इसको आप कॉर्नर सोल्यूशन कह सकते हैं कि इक्विलिब्रियम तो होगा, अच्छा है, टेंजेंसी मिल रही है दोनों पॉइंट की, बस कर्व डज नॉट डिफाइन इक्विलिब्रियम पोजीशन, बट ये इक्विलिब्रियम पोजीशन नहीं होगी, बिकॉज इक्विलिब्रियम पोजीशन जब होगी आपके पास जब यहाँ पर ये सेम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करे, मतलब सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट जो है आपके पास निकलता हुआ आए। अगर सेम लेवल ऑफ प्रोडक्ट आपके पास नहीं निकल रहा है तो यहाँ कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गलती होगी। जैसे आप देख सकते हैं कि आउटपुट दो में यहाँ पर आपके पास जो एक्स कर्व मैंने आइसोक्वेंट बनाया हुआ है ये कॉन्केव टू दी ओरिजिन मिल रहा है, और कॉन्केव होने का मतलब है कि आप किसी भी एक इनपुट की यूनिट को क्या कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं दूसरी आउटपुट की यूनिट को क्या करने के लिए, बढ़ाने के लिए। जैसे मैंने कहा कि हम अगर लेबर की यूनिट ले रहे हैं और हम कैपिटल की यूनिट ले रहे हैं, तो मैं जो है लेबर की यूनिट्स को तो बढ़ाते जा रहा हूं, अब इसकी यूनिट्स को जब मैं डिक्रीज कर रहा हूं, लाइक 15 यूनिट्स हैं हमारे पास और इसकी यूनिट 12, फिर इसके बाद मैंने इसकी यूनिट को 10, तो आप देख सकते हैं यहां पर जो हमने सेक्रीफाइस किया है वो हमारे पास यूनिट 3 है, और यहां पर हमने सेक्रीफाइस किया है वो यूनिट क्या है, 4 है। तो सेक्रीफाइसिंग रेट क्या होते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, बट सेक्रीफाइसिंग रेट कभी भी बढ़ता नहीं है। क्यों नहीं बढ़ता, क्योंकि अगर सेक्रीफाइसिंग रेट बढ़ रहा है मींस ये है कि एक आउटपुट को जब हम ज्यादा यूज कर रहे हैं तो उसका एफिशिएंटली यूज हो रहा है, बट ऐसा नहीं होता। किसी भी इनपुट को जब हम यूज कर रहे होते हैं तो उसका एक एफिशिएंटली यूज होना बंद हो जाता है। जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल दिया होगा पहले लेक्चर्स में, जहां पर मैंने आपको बताया होगा कि अगर हम एक फैक्ट्री में 6 मशीन्स रखते हैं और वहां पर लेबर्स के नंबर्स को लगातार कंटिन्यूअसली क्या करते जाते हैं, इंक्रीज करते जाते हैं, तो एक लेबर के लिए एक मशीन इनफ थी, बट हमने लेबर हर मशीन पे 2-2 लेबर लगा दिए, तो लेबर की जो एफिशिएंसी है, जो मशीन की जो एफिशिएंसी है वो क्या होते जाएगी, डिक्रीज होते जाएगी। और मशीन की एफिशिएंसी लगातार डिक्रीज होगी तो प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी आपके पास कम हो जाएगी, सेम क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्शन आपके पास नहीं रहेगा जितना पहला आपके पास होना चाहिए। क्लियर स्टूडेंट्स, इस वजह से हम कहेंगे कि आइसोक्वेंट कर्व यहाँ कॉन्केव हो रहा है और कैन बी प्रोड्यूस लोअर कॉस्ट पर एट अ E2 पॉइंट। E2 पॉइंट पर आपके पास लोअर कॉस्ट है विच लाइज द लोअर कॉस्ट कर्व्स देन E पॉइंट विद द कॉस्ट एंड कॉन्केव कॉस्ट विल बी द ए कॉर्नर सोल्यूशन। यानी कि आप अगर आपके पास कॉन्केव यहाँ पर कर्व है, जैसे कि मैंने यहाँ पर ये E पॉइंट यहाँ पर बनाया हुआ है और E1 पॉइंट और E2 पॉइंट अगर आप देखें तो आपको चाहिए लोएस्ट कॉस्ट, और अगर आप कॉन्केव कर्व है तो देखिए E पॉइंट पर आपको सेम प्रोडक्शन तो मिल रहा है, सेम प्रोडक्शन तो है,
बट प्रोडक्शन सेम होने का मतलब ये नहीं कि आपके पास कॉस्ट भी लोएस्ट है, क्योंकि जो आपके पास ये वाली ए बी जो कॉस्ट लाइन जा रही है, इस कॉस्ट लाइन सबसे ऊपर है, और जब ये कॉस्ट लाइन सबसे ज्यादा है तो ये आपके पास हाइयर कॉस्ट शो कर रही है, यहां पर ज्यादा कॉस्ट है। और अगर आप इस वाली बजट लाइन को देखें तो अदर देन, मतलब ये जो ऊपर वाली कॉस्ट लाइन है इसके मुकाबले तो कम है, और ये वाली जो कॉस्ट लाइन है इसके मुकाबले इसमें कम है, तो हम कहेंगे कि सबसे कॉस्ट कम जो है इस वाली बजट लाइन में है। तो इस बजट लाइन पे जहां पर आपके पास यहां पर आइसोक्वेंट का टच कर रहा है वो E2 पॉइंट है। अब E1 पॉइंट भी यहां पर भी टच हो रहा है, यहां पर भी हमको लेना चाहिए था मैक्सिमम लेवल ऑफ आउटपुट या प्रोडक्शन के बारे में, तो इस पॉइंट पर क्यों नहीं लिया हमने मैक्सिमम ऑप्टिमम लेवल? इसलिए रीजन क्या है, सबसे पहला रीजन यही है कि यहां पर ये कॉस्ट लाइन इसके ऊपर है, कॉस्ट लाइन इसके ऊपर है, मींस कॉस्ट जो है आपके पास ज्यादा शो हो रही है इसके मुकाबले। तो E1 पॉइंट और E2 पॉइंट पर अगर हम देखें तो इक्विलिब्रियम हो सकता है, बट ऑप्टिमम कॉस्ट जो है, मिनिमम कॉस्ट जो है और ऑप्टिमम प्रोडक्शन जो है वो E2 पॉइंट पर होगा, बिकॉज इस पॉइंट पे कॉस्ट कम है और आपके पास प्रोडक्शन सेम मिल रहा है, बिकॉज इस आइसोक्वाइट पर जितने भी आपके पास पॉइंट होंगे वो सभी पर सेम लेवल प्रोडक्शन मिल रहा होगा, तो सेम लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर आपको मिनिमम कॉस्ट ढूंढनी है, इस वजह से यहाँ पर आपको कॉर्नर सोल्यूशन मिल रहा है। क्या मिल रहा है? कॉर्नर सोल्यूशन। क्लियर स्टूडेंट्स? केस नंबर 2 देखिए, केस नंबर 2 है मिनिमाइजेशन ऑफ कॉस्ट फॉर अ गिवन लेवल ऑफ आउटपुट। कॉस्ट को मिनिमाइज करना है एक आउटपुट लेने के लिए, सपोज दैट मैंने कह दिया मुझे 200 यूनिट चाहिए, 300 यूनिट चाहिए, तो एक गिवन लेवल ऑफ आउटपुट है मेरा, इस पर मुझे जो है अपनी मिनिमाइजेशन चाहिए कॉस्ट की सबसे कम से कम पॉइंट। तो उसके लिए मैं जो है देखिए एक एग्जांपल यहां पर आपको बताना चाहूंगा। द कंडीशन फॉर द इक्विलिब्रियम फॉर द फॉर्मली सेम एज द केस, सेम ही रहेगा, एंड दैट द देयर मस्ट बी टेंजेंसी ऑफ द गिवन आइसोक्वेंट एंड द लोएस्ट पॉसिबल आइसोकॉस्ट कर्व एंड द आइसोक्वेंट मस्ट बी कॉन्वेक्स। ये पॉइंट्स अभी हमने ऊपर पढ़े हुए हैं। However, the problem is conceptually different in the case of cost minimization. The entrepreneur want to produce a given output, for example, a bridge, a building, और x टन्स ऑफ कॉमोडिटी विद अ मिनिमम कॉस्ट, यानी कि ये सभी ये बनाना चाहता है मिनिमम कॉस्ट पर। तो इस केस में आपके पास एक सिंगल आइसोक्वेंट कर्व आप लेंगे फिगर में, विच डिनोट्स द डिजायर लेवल ऑफ आउटपुट। देखिए जैसे कि मैंने कहा ये वाला, ये आइसोक्वेंट कर्व है एक्स बार, ये ना आपको कांस्टेंट रखना है। अब ये कांस्टेंट रखने के साथ साथ आपको एक मिनिमम बजट चाहिए और प्रोडक्शन इतना ही चाहिए, प्रोडक्शन इतना ही चाहिए, प्रोडक्शन को मुझे कम नहीं करना है। तो आपने क्या लिया? इन बजट लाइंस को लिया, ए बी सी डी और ई एच जी एच और आई जे, ये आपके पास 4-5 बजट लाइंस दी हुई हैं और ये शो कर रही है लोअर कॉस्ट को, नॉट अटेनेबल पॉइंट ऑफ एक्स बार, अभी ये नहीं शो कर रहा है। तो अगर मैं इन बजट लाइंस को यहां से इसको पास करवाता हूं तो आप अगेन दोबारा कहेंगे सर E2 पॉइंट पर यहां पर ऑप्टिमम लेवल होगा, बिकॉज बिल्कुल सही है, क्योंकि आइसोक्वेंट कर्व आपके पास शो कर रहा है कि मुझे इतना प्रोडक्शन चाहिए। लाइक मैंने कहा कि मुझे प्रोडक्शन चाहिए 200 यूनिट का, तो 200 यूनिट का प्रोडक्शन आपको इस पॉइंट पे मिल रहा है, बट सर आपको मिनिमम पॉइंट पे चाहिए था, मिनिमम कॉस्ट पे चाहिए था, तो मिनिमम कॉस्ट तो आपके पास ये वाली बजट लाइन में, बट इस पे तो ये टच कर ही नहीं रहा है, नहीं कर रहा है तो मिलेगा नहीं, इस पॉइंट पे भी टच नहीं कर रहा है, इस वाली बजट लाइन पे टच कर रहा होगा, क्या कहते हैं आइसो कॉस्ट लाइन पे टच कर रहा है, तो ये आपके पास एक मिनिमम पॉइंट होगा। ठीक है, तो बिल्कुल सही है, ये बात तो होगी ही होगी क्योंकि वहां पर ही आपको मिनिमम पॉइंट मिल रही है। तो हम कहेंगे कर्व्स क्लोजर टू द ओरिजिन शोज अ लोअर कॉस्ट, लोअर टोटल कॉस्ट, बिल्कुल। The total cost, the isoquest line are parallel because they are drawn in the assumption of constant prices of the factors। वहां पर जो प्राइस ड्रॉ किया गया वहां पर कांस्टेंट प्राइस ऑफ फैक्टर्स लिए हुए हैं, W और R का डू नॉट चेंज। ऑल कॉस्ट लाइन, आइसोकॉस्ट लाइन कर्व्स सेम द सेम स्लोप, इनका स्लोप भी क्या है? सेम है। द फर्म मिनिमाइजेस इट्स कॉस्ट बाय एम्प्लॉइंग द कॉम्बिनेशन ऑफ L and K determined by the point of tangency of the X bar and isoquant and the lowest isocost line figure point of E point desirable because, देखिए ये आपके पास एक desirable point होगा because they are lower cost but not attainable for the output X bar point above E shows the higher cost। इसके ऊपर अगर आप जाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी and hence the least cost point आपके पास E ही है, the point denoting the least cost combination of the K and L factor of X bar unit। ठीक है, और इसके नीचे जाएंगे तो कॉस्ट कम होगी, बट यहाँ पर आपके पास कॉम्बिनेशन नहीं मिल रहा है, आइसोकॉस्ट लाइन टच ही नहीं कर रही है। Clearly the condition of equilibrium at a least cost the same in the case of one, there is the equality of the slope of the isoquant and the isocost line and convexity of the isoquant curve। तो बेसिकली सारी बातें यहाँ से जो है प्रूफ हो जाती है, मैंने सारा आपको इसकी लैंग्वेज में पढ़वा भी दिया है। अब हम बात करते हैं किसकी? एक्सपेंशन पाथ्स की। एक्सपेंशन पाथ क्या होता है?
देखिए एक्सपेंशन पाथ का सिंपल सा मतलब है, जब आपने एक, मैं पेज इंसर्ट या यहाँ पर बता देता हूँ, ठीक है, यहाँ हमारे पास थोड़ा सा स्पेस फ्री है। देखिए जैसे मैंने कहा ये बजट लाइन है और क्या कहते हैं आइसोक्वेस्ट लाइन है, और यहाँ पर आइसोक्वेंट कर्व टच हुआ तो आपको एक में ऑप्टिमम पॉइंट मिल गया, ठीक है। अब आप चाहते हैं कि ऐसे और ऑप्टिमम पॉइंट मैक्सिमम प्रोडक्शन के साथ मिल जाएं। अब यहाँ पर आपने कहा कि मान लो 100 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन आपको चाहिए था, अब आपको चाहिए 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन, तो ये आपके पास नया आइसोक्वेंट कर्व है जो कि 200 यूनिट ऑफ प्रोडक्शन को शो कर रहा है, और यहाँ से पर आपका बजट भी बढ़ जाएगा, तो बजट लाइन ये शो हुई। फिर आपको चाहिए 300 का, ठीक है, 300 आपके पास क्या चाहिए, प्रोडक्शन चाहिए, तो आपने एक और आइसोक्वेंट कर्व बनाया जहाँ पर 300 छोड़िए, बजट लाइन भी बढ़ जाएगी। तो आपके पास ऑप्टिमम लेवल ऑफ ईच लेवल ऑफ आउटपुट, मतलब ऑप्टिमम पॉइंट जो कि हर लेवल ऑफ प्रोडक्शन पर शो होते हो, जैसे 100 के प्रोडक्शन पर आपके पास ऑप्टिमम पॉइंट शो हो रहा है ये, और 200 के प्रोडक्शन पर आपके पास ये ऑप्टिमम पॉइंट है, 300 के प्रोडक्शन पर आपके पास ये ऑप्टिमम पॉइंट है। इन सभी ऑप्टिमम पॉइंट्स को आप एक लाइन से अगर ड्रॉ कर देंगे तो ये जो ब्लू मैंने लाइन बनाई है इसको ही कहते हैं हम एक्सपेंशन पाथ। मींस आपका एक ऐसा पाथ जहां पर आप प्रोडक्शन को क्या कर रहे हैं, कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हैं, वो आपके पास एक्सपेंशन पाथ होगा। द लाइन ज्वाइनिंग द मिनिमम कॉस्ट कॉम्बिनेशन इज कॉल्ड द एक्सपेंशन पाथ, ठीक है, सिंपल, because it shows the factor combination which the firms produces will alter at the firms expand its level of output। अपने level of output को बढ़ाने के लिए एक minimum cost combinations को show कर रहा है। Thus the expansion path may be defined as the locus of the point of tangency between the equal product curves and the iso cost line। The expansion path is also known as scale line। आप इसको scale line भी कहते हैं expansion path को, because it shows how the entrepreneur will change the quantity of two factors when increasing the scale of production। यानी कि अगर हम प्रोडक्शन की क्वांटिटीज को बढ़ाते हैं तो कितना कितना हमें जो है अपने इनपुट्स को यूनिट्स को बढ़ाना पड़ेगा, इनपुट्स की यूनिट्स को, तो वो ये आपके पास शो करेगा। तो प्रोडक्शन की यूनिट्स यहाँ तक हमारे पास जो है कंप्लीट हुई। नेक्स्ट लेक्चर्स में हम कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को स्टार्ट कर देंगे, यूनिट 4 को। तो चलिए स्टूडेंट्स नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिलते हैं।